दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट नंबर 7 और 8 है वो कंबाइंड रूप से चल रही थी। उसमें हमने जो पढ़ा है पीछे जल संसाधन है, आपके भूमि संसाधन, मृदा, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है संसाधन और संसाधन के जो संरक्षण के उपाय हैं उनसे संबंधित। ये वैसे यूनिट नंबर 7 का टॉपिक है, न कि 8 में है, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जो 7 और 8 में कॉमन है तो उनको साथ साथ पढ़ेंगे। दूसरी बात, इनके संरक्षण से संबंधित जो भी बातें हैं वो लगभग सभी में, जैसे मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण, इनमें आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं ये लोग। तो संरक्षण से संबंधित लगभग आपके जो कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस आधार पे पूछा जाता है और आप जवाब कैसे देते हैं। तो दोस्तों, जो भी फर्स्ट बार चैनल पे हैं उनसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं संसाधन और संसाधनों के संरक्षण से संबंधित टॉपिक से, कि संसाधन प्रत्येक जीवधारी अपने चारों ओर जैविक और अजैविक वातावरण से घिरा हुआ है। प्रत्येक जीव है वो अपने चारों ओर जैविक व अजैविक वातावरण से घिरा हुआ है। अब संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन। मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। अर्थात धरती पे आपके ब्रह्मांड की बात कर लीजिए, हर वस्तु मनुष्य के काम आने योग्य है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये सब चीज़ें हैं वो संसाधन हैं। हमारे जो भी हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेट्रोलियम पदार्थ, किसी भी प्रकार की वस्तु, हवा, गैसें, ये सब मनुष्य ने ही उपयोग में लेनी है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? संसाधन है। अब इन संसाधनों को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, और इनके फिर अलग अलग भाग हैं। तो पहले जो 3 प्रकार हैं संसाधनों के, वो विकास एवं प्रयोग के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के वो पढ़ेंगे। उद्गम तथा उत्पत्ति के आधार पे, और भंडारण तथा वितरण के आधार पे। एक तो विकास किस आधार पे होता है वह बात, दूसरी उद्गम तथा उत्पत्ति के आधार पे, और तीसरा है भंडारण। तो आप ऐसे, कोई उद्गम हुआ, फिर उसका विकास किया हमने, फिर भंडार कर दिया, ऐसे याद रख सकते हो कि 3 संसाधनों के प्रकार हैं, उद्गम, विकास और भंडारण के आधार पे। अब इनको पढ़ेंगे कि विकास के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक संसाधन और एक संभावित संसाधन, जिसकी संभावना हो। तो वास्तविक संसाधन में क्या है कि वर्तमान में उपस्थित वे संसाधन जिनकी संरचना व मात्रा हमें पता है, वास्तविक संसाधनों में आते हैं। वर्तमान में उपस्थित वे संसाधन जिनकी संरचना व मात्रा हमें पता है कि वो कितनी मात्रा में उपस्थित हैं और उनकी संरचना क्या है, वो क्या कहलाते हैं? वास्तविक संसाधन। जैसे आपको पता है कि कोयले का भंडार है या गैस का भंडार है, ये यहाँ इतनी मात्रा में उपस्थित है, और गैस की संरचना आपको पता है, तो वो वास्तविक संसाधन है। लेकिन अगर संभावना है कि यहाँ गैस उपस्थित है और हमें पता नहीं कितनी है, हम संभावना जता रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संभावित संसाधन। भविष्य में उपयोग में आने वाले संसाधन जिनकी निश्चित मात्रा का अनुमान नहीं लगा सकते, वो क्या कहलाते हैं? संभावित संसाधन। तो ध्यान रखना, विकास के आधार पे 2 हैं, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एक संभावित संसाधन है। नेक्स्ट है आपका उद्गम व उत्पत्ति के आधार पे। ये इंपॉर्टेंट है, जैविक और अजैविक भागों में बांटा गया है। उद्गम व उत्पत्ति के आधार पे 2 संसाधन हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। सजीव या जीवित वस्तुएं, जैविक मतलब सजीव या जीवित वस्तुएं जैविक संसाधन कहलाती हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे या मनुष्य।
क्योंकि जो भी चीज़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं वो सब चीज़ें जैविक संसाधन में आती हैं लगभग। अजैविक संसाधन वे वस्तुएं जो निर्जीव हैं, जीवित नहीं हैं, ये वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती हैं, जैसे वायु, मृदा, प्रकाश आदि। तो ध्यान रखना, उद्गम के आधार पे दो हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। नेक्स्ट है वितरण के आधार पे। वितरण के आधार पे आप कह सकते हो कि उसका जो भाग है, क्षेत्रफल है, वो कितना है। सर्वव्यापक संसाधन, जो वस्तुएं सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वव्यापक संसाधन। अर्थात वितरण के आधार पे जो वस्तुएं सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, सर्वव्यापक, सभी जगह। जैसे वायु। स्थानिक अर्थात एक स्थान विशेष से जुड़े होते हैं, जो वस्तुएं कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाई जाती हैं वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा, लोहा आदि। जैसे राजस्थान में तांबा कहाँ है, खेतड़ी, झुंझुनू, तो एक निश्चित स्थान है, तो ये क्या कहलाते हैं, स्थानिक संसाधन। कोयला झारखंड यहाँ पाया जाता है, तो ये स्थानिक संसाधन में आते हैं। तो हमने संसाधनों के 3 प्रकार, उत्पत्ति, विकास और वितरण के आधार पे पढ़ लिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, विकास के आधार पे 2 प्रकार के, और वितरण के आधार पे 2 प्रकार के। इन सब को आपको याद रखना है कि विकास के आधार पे एक तो संभाव्य, एक जो निश्चित स्थान पर वर्तमान में उपस्थित हैं वो संसाधन, और दूसरे हैं जैविक, अजैविक, और वितरण के आधार पे हैं स्थानिक और सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह उपलब्ध होने वाले। नेक्स्ट है निर्माण के आधार पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। इम्पोर्टेंट ये भी हैं, एक तो जैविक, अजैविक कौन से संसाधन है, आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए जैविक संसाधन जो जीवित हों वह, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य। अजैविक संसाधन में और अन्य जितने भी जो निर्जीव हों वो अजैविक। अब बात कर लेते हैं नवीनीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका निर्माण या प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तथा ये असीमित संसाधन भी इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा असीमित होती है। जैसे सौर ऊर्जा, आप सूर्य से आने वाली ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करके, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके आप उपयोग में ले सकते हैं और बिजली बनाते हैं। तो ये सब सौर से कितनी भी ऊर्जा ग्रहण करें कोई मनाही नहीं है, कितनी भी, तो ये नवीनीकरणीय है, अर्थात पवन ऊर्जा, ये सब, क्योंकि आप इनको कितना भी यूज करें ये कम नहीं होने वाली। तो वे संसाधन जिनका निर्माण या प्रयोग दोबारा किया जा सकता है नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, ये असीमित होते हैं। अनवीनीकरण संसाधन, वे वस्तु या संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है तथा जिनके निर्माण होने की आशा बिल्कुल नहीं होती, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस। इसीलिए आज के दौर में हम यह चाहते हैं कि हम अनवीनीकरण संसाधनों की बजाय नवीनीकरण संसाधन की ओर ज़्यादा झुकाव हो, जिससे हम इन चीज़ों की जो खपत है वो कम कर सकें तथा इन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित रख सकें। और जो नवीनीकरण संसाधनों का अनवीनीकरण जो संसाधन है उनका पर्याय क्या है, नवीनीकरण संसाधन वर्तमान में हम खोज रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ये सब, सौर ऊर्जा से बिजली बनाना, ये सब। नेक्स्ट है संसाधनों के संरक्षण के उपाय। अब आपका टॉपिक है संसाधनों के संरक्षण के उपाय से संबंधित हम पढ़ चुके हैं कि इनमें क्या पहले पढ़ चुके हैं, मृदा संरक्षण, भूमि संरक्षण, और जो जल संरक्षण है इनमें जल संरक्षण में जैसे राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, तो हमने वहाँ नहीं पढ़ा, लेकिन राजस्थान में आप पढ़ोगे तो जैसे टांका है, जो तालाब हैं, पोखर हैं, ये सब राजस्थान में होते हैं, टोबा है, ये सब क्या होते हैं, जल संरक्षण के ही एक क्या है, उपाय हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, इन सब के उपाय आपस में कनेक्टेड हैं, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शंस है वो सटीक बैठता है। संसाधन के संरक्षण के उपाय हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सुनियोजित जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग उनका उपयोग
होना चाहिए संसाधनों का। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि वन संरक्षण। वन संरक्षण के उपाय हैं वो क्या हैं, आपको पता है चाहिए कि वन की कटाई कम से कम हो, अधिक से अधिक लगाना चाहिए। अग्नि, आग, इनसे पौधों को, जंगलों में आग लगाते हैं उनसे कितने पौधों का नुकसान होता है, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये कॉमन उपाय हैं, ये आप सबको पता होता है और आप इनको क्वेश्चन में ऑप्शन के आधार पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे को यहाँ इम्पोर्टेंट एक बात लगी कि झूम पद्धति जो कृषि है वो वन संरक्षण पे को क्या देती है, कम करती है। तो हमें झूम पद्धति कृषि पर क्या होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। वन उन्मूलन के दुष्प्रभावों में प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता है, मृदा अपरदन बढ़ता है, वन्य जीवन का विनाश होता है और जलवायु में परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, प्रदूषण आदि में वृद्धि होती है। अगर आप वन संरक्षण नहीं करते हैं तो इनके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। जलवायु में परिवर्तन अर्थात तापमान में वृद्धि है, विषैली गैसों का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा, मरुस्थलीकरण की जो विस्तार है वह भी बढ़ जाएगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वनों को काटेंगे तो मरुस्थलीकरण वैसे ही बढ़ रहा है। वन्य जीवन है वो क्या है, खतरे में हो जाता है। वनों के संरक्षण न करने से वन्य जीवन को भी क्या होती है, नुकसान होता है। तो आज बहुत से जो वन्य जीव हैं वो आपके संकटग्रस्त हैं, इन सब को भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि वन संरक्षण के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। वन्य जीव संरक्षण, भारत का विश्व की तुलना में कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है, जबकि विश्व की कुल जैव विविधता में से 8.1% जातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। 8.1% जो जातियां हैं वो हमारे देश में पाई जाती हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण 1952 से 72 तक राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था। 1972 में इनकी सुरक्षा हेतु वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। ध्यान रखना कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सर्वप्रथम 1972 में बनाया गया। नेक्स्ट है 1948 में प्रकृति संरक्षण के लिए IUCN का गठन हुआ। अब IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन किया गया। ये कार्य क्या करती है, ये विलुप्त होने के कगार पर जो जीव जातियां अर्थात जीव जंतु पहुंच गए उनको एक बुक में नोट करती है। उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। तो ये ध्यान रखना कि IUCN है वो लुप्त होने वाली या आने वाले भविष्य में विलुप्त होने वाली हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, तो उन सब को रेड डाटा बुक में नोट करती है। IUCN निम्न 5 जातियों का संरक्षण प्रदान करता है। पहली है विलुप्त जातियां। अब विलुप्त जातियां कौन कौन सी हैं, डायनासोर और रायनिया क्या हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। तो IUCN ने इन्हें अपनी रेड डाटा बुक में जगह दी है कि ये 2 जातियां क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, इनका अब अस्तित्व नहीं है। संकटग्रस्त जातियां, अगर इन्हें संरक्षण न दिया गया तो निकट भविष्य में ही ये क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। अब संकटग्रस्त जातियां हैं कौन कौन सी, आपको पता होना चाहिए, गेंडा, गोडावण, बब्बर शेर और बघेरा। ये सब संकटग्रस्त जातियां हैं जिन्हें IUCN ने क्या दी है, रेड डाटा बुक में जगह दी है। अब है सभेद्य जातियां, वे जातियां जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में हैं। अभी संकटग्रस्त नहीं है लेकिन कुछ दिनों में ही वो संकटग्रस्त स्थिति में आ जाएंगी। वो क्या कहलाती हैं, सभेद्य जातियां। इन्हें भी कौन देता है, IUCN किस में जगह देता है, रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट है दुर्लभ जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है तथा निकट भविष्य में संकटग्रस्त
हो सकती हैं, न कि हो चुकी हैं, निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने का अनुमान लगा है, अभी तक हुई नहीं है। तो वो हैं जैसे हिमालय भालू और विशाल पांडा। हिमालय भालू और विशाल पांडा। अब वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण क्या क्या हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना भी वन्य जीवों के विलुप्त होने का एक कारण है। अब प्राकृतिक आवास नष्ट कैसे हुए हैं ये हमें पता होना चाहिए। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य ने जंगलों की ओर रुख किया, उनकी साफ सफाई की, उद्योगों का विकास किया, कृषि के लिए जगह बनाई, निवासों के लिए जगह बनाई, जिसके कारण भी वन्य जीवों के आवास नष्ट हुए हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, भूकंप, सुनामी, वृहद जल परियोजना, जिसके कारण जल परियोजना के कारण क्या हुआ, कभी कभी उनमें जल रिसाव के कारण वहाँ के आसपास के क्षेत्र जलीय जीव उसके शिकार हो जाते हैं। जंगलों में खनन कार्य आदि सब क्या है, प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण है, और उन्हीं की वजह से वन्य जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त भी हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है अर्थात कम हो रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वातावरण गर्म होता जा रहा है, जिससे जैव विविधता है वो नष्ट हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वन्य जीवों का अवैध शिकार भी एक कारण है विलुप्ति का, और मानव व वन्य जीवों में परस्पर संघर्ष भी होता रहा है, जिसके कारण भी बहुत से आपको मंथली में अखबारों में देखने को मिलता है कि हम बाघ वगैरह है, तेंदुए वगैरह है, ये सब मानव आबादी में घुसते हैं और मनुष्य उनको क्या करता है, मार देता है। तो ये सब आपस में एक संघर्ष के कारण भी विलुप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण के उपाय क्या हैं। हमें पता है कि वन्य जीव संरक्षण के सरकार बहुत से उपाय कर रही है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल रिजर्व स्थापित किए। ये सब किसने किए हैं, सरकारों ने कार्य किया है। किनके सुरक्षा के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं वो सब आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन सबको, जैसे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, आप सोचोगे कि वो इसमें नहीं पढ़े, तो वो राजस्थान में भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ क्यों पढ़े, तो वो अलग से आपके राजस्थान में टॉपिक है, तो वहाँ अलग से विस्तार से पढ़ना है। अब आपको देश भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो महत्वपूर्ण कौन से हैं वो याद रखने हैं। पहला है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ स्थित है, असम में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। सतपुड़ा आपको पता है एमपी में स्थित है, क्योंकि हम नदियाँ पढ़ चुके हैं। कारपेट, जिम कारपेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, उत्तरांचल में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो आपको ये पांचों ध्यान रखने, काजीरंगा ग्रेट हिमालय तो हिमाचल प्रदेश, सतपुड़ा एमपी में, जिम कारपेट उत्तराखंड या उत्तरांचल, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस नदी के और किस नदी के द्वारा आप एक नदी दूसरी नदी से विखंडित होती है और सुंदरवन का निर्माण करता है, वो आप ऑप्शन में बता सकते हैं कि आपने नदियां अगर पढ़ी हैं तो। बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल, वे प्राकृतिक क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित हैं। भारत में प्रथम जो बायोस्फीयर है वो 1986 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी नामक स्थान कर्नाटक केरल में अस्तित्व में आया। और राजस्थान में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है थार रेगिस्तान। अब आप कह दोगे कि बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में, तो वो अलग बात है, वो पार्क हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व राजस्थान में थार रेगिस्तान के नाम से घोषित है। और प्रथम जो बायोस्फीयर है वो नीलगिरी है, जो कर्नाटक केरल में अस्तित्व में आया 1986 में। ये आपका था संसाधन और संसाधनों से संबंधित संरक्षण। अब इसमें जल संरक्षण है, तो आपको पता होना चाहिए कि जल संरक्षण के क्या उपाय हैं और हमने क्या क्या किए हैं। जैसे खेतों में बहुत से जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ कुंड देखने को मिलेंगे, टांके देखने को मिलेंगे, जो हेड, ये सब राजस्थान में जल संरक्षण के उपाय हैं। संसाधन, जैसे आपके जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको आप कैसे बचा सकते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर जो नवीनीकरण संसाधन है
वो उपाय है। अनवीनीकरण संसाधनों का बचाने का जो उपाय है वो नवीनीकरण स्थानों की जो संसाधनों की ओर क्या होना चाहिए, प्रस्थान होना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग, पवन ऊर्जा, इन सब का उपयोग हम करके जो अनवीनीकरण संसाधन है उनको बचा सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, इन सब को। तो हमें आपस में इन टॉपिकों को जोड़ना है और फिर ध्यान से पढ़ना है। और संसाधनों को जो बांटा गया है 3 आधार पे, विकास, वितरण और उद्गम, अर्थात उसका उद्भव किस आधार पे होता है, इन आधार पे। और एक है निर्माण के आधार पे, जैसे नवीनीकरण, अनवीनीकरण। और एक जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ये 4 तो आपके याद होने ही चाहिए। जैविक संसाधन, अजैविक, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि अनवीनीकरण संसाधन कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए कि अनवीनीकरण जिसे हम पुनर्निर्मित नहीं कर सकते, एक बार अगर समाप्त हो गए तो हो गए, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये। और नवीनीकरण जिसे हम बना सकते हैं, उनके द्वारा हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, वो असीमित होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, कितनी भी उपयोग कीजिए आपके मन में है उतनी। तो ये बातें हैं, आपको ध्यान से पढ़नी है, इनके नोट्स बनाइएगा। फिर इनको एक बार या 2 बार रिवीजन करोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं। और लगभग हम जो 7 की यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और 8 की में हम कुछ टॉपिक हैं जो कंबाइंड थे वो कर चुके हैं। कल या परसों आपकी 7 की हो जाएगी और 8 की लगभग आधी पूरी हो चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।